केदार की माटी से हिमालय की बात, उत्तराखंड में बने रहिए रेडियो केदार के साथ। हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने कहा था, अपने देश को वो सब कुछ दो जो सबसे अच्छा हो, क्योंकि देश से बढ़कर ना कुछ था ना होगा। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है 91.2 FM रेडियो केदार के खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की। और बात पहाड़ों की कार्यक्रम के साथ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि स्थानीय लोक संस्कृति, स्थानीय दिनचर्या या फिर अतीत से वर्तमान तक कितना बदला है जीवन, इस तरह तरह के विषयों पर विशेषज्ञों से बात की जाए, आम लोगों से बात की जाए और उनके साथ जो चर्चा हो वो आप तक पहुंचाई जाए। पहाड़ कितनी तेज़ी से बदले हैं, पहाड़ों की जीवन शैली कितनी तेज़ी से बदल रही है, यही सब विषयों को लेकर हम आते हैं अपने खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की। बात पहाड़ों की कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास एपिसोड, और यह एपिसोड है भारतीय सेना के ऊपर। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय सेना ने हमेशा जो काम किया है वो अद्वितीय है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो जैसा आप जानते हैं, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर समाज के कमज़ोर वर्गों को अक्सर नुकसान पहुंचाती आई हैं और इन आपदाओं का असर समाज के कुछ वर्गों पर कई दशकों या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक बना रहता है। इन चुनौतियों से निपटने और देशवासियों को सुरक्षित रखने में भारतीय सेना ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। सेना न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि संकट के समय अपनी अद्वितीय मानवीय सहायता और आपदा राहत के द्वारा पूरे देश को एक मजबूत बल प्रदान करती है। भारतीय सेना की पहचान, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सिर्फ एक सेना के तौर पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र निर्माण का जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है उसके तौर पे भारतीय सेना की पहचान होती आई है। सेना ने देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में न केवल राहत कार्य किए हैं, बल्कि समय समय पर बुनियादी ढांचे के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अन्य विषयों पर भी काम जारी रखा है। कई जगह आपने देखा होगा कि भारतीय सेना के प्रयासों से या उनके योगदान के द्वारा ही कई ऐसे दुर्गम इलाकों में स्कूल, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सहायताएं या वो सुविधाएं भी वहाँ तक भारतीय सेना ने पहुँचाई हैं। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आपदा प्रबंधन पे हम बात करने वाले हैं। मेजर अंकित सिंह जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे जोशीमठ की। और जैसा कि आप जानते हैं, 2023 में जोशीमठ में भूधसाव की खबरें देश और विदेशों की जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसकी सुर्खियों में बना था। तो भारतीय सेना आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही है और भविष्य की क्या योजनाएं आपदा प्रबंधन को लेकर है, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर अंकित सिंह। और मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जोशीमठ में तैनात मेजर अंकित सिंह 9th इंडिपेंडेंट माउंट ब्रिगेड की तहत जो गढ़वाल स्काउट है उसमें कार्यरत हैं। तो सबसे पहले मैं मेजर अंकित सिंह का स्वागत करूंगा आज के हमारी खास कार्यक्रम में। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका आभार। और उम्मीद करूंगा कि आज की इस चर्चा से जो श्रोता हमें सुन पा रहे होंगे उनको भारतीय सेना के आपदा प्रबंधन कार्यों की तमाम नई जानकारियां पता चलेंगी और साथ ही ये भी पता चलेगा कि भारतीय सेना कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो हमेशा अपने मिशन को पूरा करके वापस लौटती है। धन्यवाद भुवन जी, धन्यवाद केदार रेडियो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेजर अंकित सिंह जी का हमने स्वागत किया और अब सर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम पहला सवाल आपसे करने जा रहे हैं कि जोशीमठ जैसे कि अति संवेदनशील है, ये सब जानते हैं कि पहाड़ों का, खासतौर पर उत्तराखंड का जो अधिकतर हिस्सा है वो जोन 4 और 5 में आता है। जोशीमठ की जो भौगोलिक संवेदनशीलता बढ़ी है उसको वो बढ़ने के कारण क्या आप मानते हैं? आप चूंकि वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जोशीमठ की भौगोलिक संवेदनशीलता जो बढ़ी है उसके कारण क्या है? जोशीमठ सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है, जो इसे भूकंप और भूस्खलन के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। यहाँ की मिट्टी की संरचना ढीली और अस्थिर है, जिससे भारी बारिश और बर्फबारी के दौरान भूस्खलन की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ अत्यधिक निर्माण कार्य, सड़क निर्माण परियोजनाएं और जल विद्युत परियोजनाएं की वजह से इस भौगोलिक अस्थिरता को और बढ़ावा मिलता है।
सर एक और सवाल है कि सेना के लिए जोशीमठ क्षेत्र की भौगोलिक चुनौतियां क्या हैं? हालांकि सेना जिस तरह का प्रशिक्षण लेते हैं, हमारे जवान हों, अधिकारी हों, हर परिस्थिति के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी आप जो कि जोशीमठ में हैं तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं या क्या चुनौतियाँ आपको लगती हैं कि जो जोशीमठ में हैं? जी, जोशीमठ और उसके आसपास बेहद दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां राहत सामग्री पहुंचाना और राहत कार्य करना बेहद कठिन हो जाता है। सर्दियों के दौरान बर्फबारी और भारी बारिश जैसी समस्याओं की वजह से इन चुनौतियों को और बढ़ावा मिल जाता है। इसके बावजूद भारतीय सेना साहस और तकनीकी कौशलता के साथ इन कठिनाइयों को पार करती है। सर चूँकि जोशीमठ का जिक्र हो रहा है तो एक अतीत की कुछ घटनाओं को भी याद करना होगा। 2021 में ऋषिगंगा के पास फ्लैश फ्लड हुआ था और इस फ्लैश फ्लड के दौरान कई जानें भी गई थी और एकदम हड़कंप की स्थिति पूरे राज्य में बन गई थी। और जैसा कि उस समय अलकनंदा नदी के किनारे जो आवासीय इलाके थे उनको भी खाली कराने के लिए एक तरह से भागम भाग मची हुई थी और किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। सेना की क्या भूमिका उस फ्लैश फ्लड के दौरान रही? किस तरह से आपने वहाँ पे मोर्चा संभाला और किस तरह से वहाँ पे रेस्क्यू कार्यों को अंजाम दिया गया? 2021 में तपोवन फ्लैश फ्लड के दौरान ऋषिगंगा नदी के आसपास के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा था और तबाह कर दिया था। सेना ने तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए हेलीकॉप्टर बचाव राहत कार्य शुरू किए और उसके बाद ज़मीनी रेस्क्यू शुरू किए। इस आपदा में सेना ने दर्जनों लोगों को सुरक्षित निकाला और प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया और सभी को राहत सामग्री प्रदान की। सर चूँकि आज के एपिसोड में हम जोशीमठ पे ही चर्चा कर रहे हैं तो आपसे अवश्य ये जानना चाहूँगा कि 2023 में जो भूधसाव की खबरें आई और भूधसाव हुआ बड़े पैमाने पे, जोशीमठ को लेकर बहुत चिंताएं हर जगह से आने लगी थी। भारतीय सेना ने किस तरह से वहाँ पे कार्य किया और उस आपदा के समय किस तरह का योगदान भारतीय सेना का रहा? जोशीमठ में भूधसाव की समस्या ने सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया और काफ़ी परिवारों को विस्थापित किया। सेना ने तुरंत राहत शिविर बनाए जहां पे प्रभावित व्यक्तियों को भोजन, कपड़े और ज़रूरत का सामान मुहैया कराया। सेना ने ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इलाके की पहचान की और समय पर मदद पहुंचाई। सर एक सवाल कोऑर्डिनेशन को लेकर है, खासतौर पे जब सेना काम करती है आपदा के क्षेत्रों में या जहाँ पे आपदा आई हो, तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तो स्थानीय प्रशासन चूँकि वहाँ पहले से मौजूद होता है, इसके अलावा अन्य जो एजेंसियाँ हैं जो कि राहत और बचाव के कार्यों में लगी हैं वो भी लगी होती हैं और साथ में भारतीय सेना तो होती ही है। सेना किस तरह से कोऑर्डिनेट करती है कि स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों को कोऑर्डिनेट किया जाए और उसके बाद एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जाए कि जिसमें प्रशासन अलग नजर ना आए, एजेंसियां अलग नजर ना आए और सेना अलग नजर ना आए, बल्कि सब एक टीम के तौर पे काम करें और सब एक टीम लगें? किस तरह से आप कोऑर्डिनेट करते हैं? भारतीय सेना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों को अंजाम देती है। इसमें हर एक एजेंसी की भूमिका स्पष्ट होती है। जैसे सेना का कार्य राहत कार्य प्रदान करना है, एनडीआरएफ राहत सामग्री का वितरण करता है और स्टेट प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन पुनर्वास का आयोजन करता है। इस समन्वय से राहत कार्य अत्यधिक तेजी से और प्रभावी रूप से किए जा सकते हैं। सर बात आपदा की हो रही है और आपदा के समय हम जानते हैं कि भारतीय सेना किस तरह से काम करती है, लेकिन मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगा और हमारे श्रोता और दर्शक जो हैं वो भी थोड़ा सा जानने को उत्सुक होंगे कि आपदा के बाद आपने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया और जैसे ही वो कार्य पूरा हुआ उसके बाद भी कई चुनौतियाँ रह जाती हैं, खासतौर पर पुनर्वास की बात करें या चिकित्सीय सहायता की बात करें या फिर मनोवैज्ञानिक जो सहायता दी जाती है, क्योंकि आपदा का जो आघात लोगों को पहुंचता है वो काफ़ी समय तक उनके दिलो दिमाग पे हावी होता है। तो किस तरह से उसको निकाला जाए, उस चीज़ को उनसे दूर किया जाए, उसमें किस तरह का योगदान भारतीय सेना देती है? सेना ने न केवल प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया बल्कि उन्हें मानसिक बल भी प्रदान किया। राहत शिविरों में बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं और गतिविधियों का आयोजन किया गया जिससे उन्हें आपदा के बाद सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिले। सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि भारतीय सेना जिस तरह से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है और मुश्किल परिस्थितियां होती हैं जहां भी आपदा होती है
और वहाँ से लोगों को निकालना, बचाना, उनको तलाश करना और सुरक्षित स्थान तक पहुँचाना। तो हम निश्चित रूप से आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय सेना कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल राहत और बचाव में करती है। भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से दुर्गम इलाकों की निगरानी, सैटेलाइट इमेजिंग से संकटग्रस्त क्षेत्रों का आकलन और संचार नेटवर्क बहाल करने के लिए मोबाइल रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल। ये तकनीकें राहत कार्य को सटीक और तेज बनाती हैं। सर, एक और सवाल जो बनता है कि सेना की जो HADR क्षमताओं से प्रशिक्षित मेडिकल कर्मी होते हैं या मेडिकल टीमें होती हैं, उनकी क्या भूमिका होती है राहत और बचाव या आपदा के दौरान? उन जो मेडिकल टीमें हैं उनका काम क्या होता है? सेना की मेडिकल टीमों ने आपदाओं के दौरान घायल और बीमारों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की। मेडिकल कैंपों में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सर, यहाँ पे प्रशिक्षण की बात होती है और हम जानते हैं कि भारतीय सेना को जिस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है वो हर परिस्थिति में अपना काम कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो सेना में आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण का महत्व क्या है? क्या आपको लगता है कि जो प्रशिक्षण है वो पर्याप्त है या फिर कुछ उसमें अतिरिक्त भारतीय सेना जोड़ रही है ताकि कुछ प्रशिक्षित अलग टीमें बनाई जाएं सेना की? सेना का परीक्षण कठिन परिस्थितियों को में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऊंचाई वाले इलाके, दुर्गम इलाके, ठंड या बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना की टीमें तत्पर रहती हैं। यह तैयारी संकट के समय प्रभावी और तेज प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सेना ने भविष्य के लिए आपदा प्रबंधन को कैसे और बेहतर बनाने की योजना बनाई है और किस तरह की योजना पे भारतीय सेना काम कर रही है इस वक्त? सेना भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी तकनीकों को इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे आपदाओं का पूर्व अनुमान व आकलन सटीक रूप से लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमताओं को सशक्त किया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे मेजर अंकित सिंह, जिन्होंने बताया कि भारतीय सेना आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही है और निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी कि भारतीय सेना न सिर्फ सरहद पे लड़ना और युद्ध जीतना जानती है, बल्कि जब देश मुश्किल में हो, देश के लोग मुश्किल में हों और परिस्थितियाँ विपरीत हों, चुनौतियाँ बड़ी हों, उस वक्त भी भारतीय सेना को जब जब याद किया गया है, भारतीय सेना ने हर उस मिशन को अंजाम दिया है जो उसको दिया गया। और इसीलिए कहते हैं कि भारतीय सैनिक सिर्फ एक सैन्य बल नहीं है, और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी जिक्र किया था कि ये देश को विकसित करने, देश को बनाने वाली मजबूत स्तंभों में एक है। और भारतीय सेना की गौरव गाथाएं आपने अक्सर सुनी होंगी और अक्सर आप सुनते आए हैं और अक्सर भविष्य में भी सुनेंगी। लेकिन जिस तरह समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान भारतीय सेना दे जा रही है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और निकट भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी कि हम इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञों को बुलाएं, उन लोगों को बुलाएं जो कि ऑन फील्ड काम कर रहे हैं, और उनसे भी उनसे जो बातचीत हो वो आप तक लाएं, ताकि आप भी जान सकें कि किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और किस तरह से हमारी एजेंसियां, हमारी सेना और अन्य जो एजेंसियां हैं वो काम करके देश को सशक्त बना रही हैं। कार्यक्रम के आखिर में मैं मेजर अंकित सिंह आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं केदार रेडियो और भुवन जी का आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। और साथ ही आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आने वाले समय में आप जब भी भारतीय सेना के मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए कार्यक्रमों या उनकी जो प्रोग्राम आप लोग करते हैं या उनके लिए जो योजनाएं तैयार करते हैं, जो काम किया जाता है, उसको लेकर अगर आप हमारे श्रोताओं के बीच में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमारे श्रोताओं को भी बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और ये था आज का कार्यक्रम बात पहाड़ों की। जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। 91.2 FM पर आप लगातार सुनते रहिए रेडियो केदार, और साथ ही अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तलाशना चाहते हैं तो आप यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे प्रोग्राम से जुड़े वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के बात पहाड़ों के कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। नमस्कार।